सो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर हूँ, जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है, ठीक है, और मतलब कि जो भी अभी रिसेंट ग्लोबल लेवल पे भी, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं, ग्लोबल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड, आज हम उन सब चीज़ों को थोड़ा एक बार नज़र दे करके देख लेंगे। थोड़ा मतलब जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें। और ये आपके 17th बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में आपका यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं हम सबसे पहले क्या है अपार आईडी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब ये क्या चीज़ है, देखो जानते हैं इसके बारे क्या है। ये जो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किस प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च किया है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। इसमें क्या होगा? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री में क्या होगा, देखो ये अपार आईडी जो है इज यूनिक टू ईच स्टूडेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक अपार आईडी बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये इसकी बातें किस में की गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बातें की गई थी। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के बारे में बात की गई थी, ठीक है, कि हर एक स्टूडेंट का एक अपना यूनिक आईडी होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम जो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या हो सकता है, उसका प्रोग्रेस, उसका अचीवमेंट्स, ठीक है, और पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में हम बेसिक रिकॉर्ड्स को आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हाँ भाई, जो मेजर स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में अभी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का हमको इस अपार आईडी के थ्रू आइडिया लग जाएगा। ओके, अब ये क्या है कि इसमें आपका आधार कार्ड से भी चीज़ों को लिंक किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट विल बी लिंक्ड टू द स्टूडेंट्स आधार आईडी बट विल नॉट रिप्लेस इट। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा अपार आईडी है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसको हर एक स्टूडेंट के आधार आईडी के साथ लिंक किया जाएगा, लेकिन हम उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं उस चीज़ से। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि आधार आईडी को हम लोग अपार आईडी के बदले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़। ओके, तो ओवरऑल आपको बता दिया अपार जो कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू आया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसकी बात की गई थी। अपार आईडी हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक रहने वाला है, ठीक है। उसमें उसके जो भी स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स हैं, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसको लिंक किया जाएगा स्टूडेंट के आईडी कार्ड से, आधार आईडी कार्ड से, ठीक है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट की। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस बॉडी ने इसको लॉन्च किया है। तो इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज किया है इन लाइन विथ इंचॉन डिक्लेरेशन। अभी हम लोग बात करेंगे इंचॉन डिक्लेरेशन का क्या चीज़ है, ठीक है, आप परेशान मत हो उसके लिए। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023 है, इसका टाइटल क्या था, और टाइटल को थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो इसका टाइटल था टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। देखो, इसका बोलने का मतलब है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मोबाइल हो गया, टैब्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया। इनफैक्ट अभी हम लोग भी आपसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को कुछ लोग क्या होता है कि क्या जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो क्या ये हर कोई आदमी इस टेक्नोलॉजी का क्या सदुपयोग कर रहा है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए? ये क्या इन सब टेक्नोलॉजी को हर कोई क्या पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा है ताकि उससे एजुकेशन आगे बढ़े? ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कर रहे हैं वो उनके लिए टेक्नोलॉजी अच्छा कारगर साबित हो रहा है, लेकिन जो लोग गलत उपयोग कर रहे हैं तो उनके लिए वो टेक्नोलॉजी गलत साबित हो रहा है, मतलब कि उनके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है ना उस तरीके से। समझ गए बात को? तो वही बता रहा था कि इसका टाइटल क्या है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। मतलब डिपेंड करता है कि
टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में किस तरह यूज़ किया जा रहा है। आपको कोविड का टाइम याद है, कोविड में क्या हुआ, बहुत लोग जो नॉर्मल बैकग्राउंड से थे या फिर लोअर कैटेगरी से थे, मतलब कि जो पॉवर्टी लाइन में थे, ठीक है, तो उन लोग के पास तो मतलब बेसिक नीड्स के लिए पैसे नहीं थे, तो वो कहाँ से लैपटॉप और ऑनलाइन क्लासेस ले पाते। लेकिन जिनके पास पैसे थे या फिर अपर मिडिल कैटेगरी में थे, तो उन लोग के पास टेक्नोलॉजी थी, लैपटॉप था, मोबाइल था, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करते रहे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे इसका थीम में है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। ओके, बाकी एक बार हम इंचॉन डिक्लेरेशन पे बात करते हैं कि इंचॉन डिक्लेरेशन क्या है। देखो, इंचॉन डिक्लेरेशन 2015 में आया था और इसमें क्या था ना कि ग्लोबल मतलब वर्ल्ड के बहुत एमिनेंट एजुकेशन फोरम्स या फिर एजुकेशनल सोसाइटीज़, एजुकेशन से रिलेटेड एनजीओज, सब कोई आकर के मीट किए थे, बहुत सारी कंट्रीज भी मीट की थी कि उन लोगों को एजुकेशन को इस लेवल पे लेकर के जाना है कि ताकि 2030 तक एजुकेशन जो है हर एक कैटेगरी ऑफ मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक एज पर्सनल के लिए एजुकेशन उनके लिए एक्सेसिबल हो, मतलब उनको आराम से उनका अगर वो चाहते हैं पढ़ाई करना तो उनको ऐसा कोई टेक्निकल बैरियर्स ना हो कि उनको एजुकेट ना किया जा सके, ठीक है। तो यही है इंचॉन डिक्लेरेशन, अडॉप्टेड इन 2015 एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन इंचियोन, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स द कमिटमेंट ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी टू एजुकेशन 2020-30 एंड 2000 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि यही बोलना जा रहा है कि 2015 में जो ये मीटिंग हुई तो बात की कि हम लोग 2030 तक कैसे एजुकेशन को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना पाए। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ है हमारा इंचॉन डिक्लेरेशन, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया। फैक्चुअल चीज़ याद रखना कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन लेकर के आता है, यूनेस्को लेके आती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग थोड़ा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। देखो, रिपोर्ट 2022 में लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो इसका स्टडी का जो रिजल्ट है अभी कुछ दिन पहले मतलब 2024 में रिलीज हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि 2022 का काफ़ी पुराना रिपोर्ट हम लोग डिस्कस करें, नहीं ऐसा नहीं है। 2022 का रिपोर्ट है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया 2024 में है। तो इस रिजल्ट में क्या देखा गया, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के रिजल्ट में क्या देखा गया, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में शार्प राइज इन एनरोलमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 ईयर्स। मतलब पिछले 16 सालों में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट, बहुत ज़्यादा नामांकन हुए हैं, ठीक है, सरकारी स्कूलों में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाकर के लोग क्या है कि इसमें अपने आप को एनरोल करना चाह रहे है ना। तो यही इस रिपोर्ट में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब थोड़ा हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे जान लेते हैं कि ये किन चीज़ों पे फोकस करता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसको निकालता कौन है। तो एसर रिपोर्ट भी हम बोलते हैं इसको, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को एसर रिपोर्ट ही बोलते हैं। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये प्रोग्राम, एनजीओ जिसका नाम है प्रथमा। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, एनजीओ प्रथमा जो है वो एसर रिपोर्ट यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालती है। उसके लिए क्या करती है, हाउस होल्ड करती है, हाउस होल्ड सर्वे करती है। हाउस होल्ड सर्वे मतलब क्या हुआ, घर घर जाकर के, जैसे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, ठीक है, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का डाटा लेना घर घर जाके। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, ठीक है, ये आपका स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है। ओके, इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि आपको इसी चीज़ पे हो सकता है कि गलती करवा दे, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, सबसे पहले तो एनजीओ प्रथमा करती है। तीसरा जो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लिए ये सर्वे किया जाता है। तो इस एज ग्रुप है एज 3 से लेकर के 16 ईयर्स तक, मतलब 3 साल से लेकर के 16 ईयर्स तक हम लोग इस सर्वे को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स देयर स्कूलिंग स्टेटस एंड असेस देयर बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स। मतलब इसमें क्या होता है, जनरली रिकॉर्ड करते हैं हम लोग स्कूलिंग का स्टेटस क्या है उसका, ठीक है, एंड असेस देयर बेसिक रीडिंग, क्या उनको बेसिक रीडिंग आती है या नहीं, ठीक है। बेसिक रीडिंग पे हम लोग फोकस करेंगे, फिर हम लोग फोकस करेंगे उनके अर्थमेटिक स्किल्स पे कि मैथमेटिक्स सॉल्व करने का उनका क्या स्किल है। तो ये
आपका प्राइम मेजर कैटेगरी क्राइटेरिया है जज करने का। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया एसर रिपोर्ट 2022, फर्स्ट टाइम 16 सालों में इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है सरकारी स्कूलों में। ठीक है, हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, याद रखिएगा आप लोग, एनजीओ प्रथमा के द्वारा किया जाता है। फिर क्या देखना है हम लोग को, एज ग्रुप क्लास मतलब एज 3 से लेकर के 3 ईयर से लेकर के 16 ईयर्स तक ये सर्वे किया जाता है। स्कूलिंग स्टेटस हम लोग यहाँ पे देखते हैं किसी बच्चे का, बेसिक रीडिंग और अरिथमेटिक स्किल्स को जज करके। ओके, आइए अब और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग बात करेंगे पीएम उषा स्कीम पे। ठीक है, प्रधानमंत्री उषा स्कीम, तो ये क्या चीज़ है? देखो, ये एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको पता होगा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके फंडिंग करे, मिलके काम करे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग हायर एजुकेशन की क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, एनहांस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट में जो भी, राज्य में जो भी यूनिवर्सिटीज है, हम लोग उसके एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। ओके, ध्यान रखना है इस बात का आपको। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है इनिशिएटिव, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं दीक्षा क्या चीज है। देखो, दीक्षा है तुम्हारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, मतलब नॉलेज को शेयर करने के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, दीक्षा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज वन नेशन एंड वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, मतलब कि एक देश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे आपके ई कंटेंट, ठीक है, बहुत सारे एनसीईआरटीज़ के बुक या और भी बेसिक जो भी आपके स्कूल लेवल के बुक्स होते हैं, उन सब चीज़ों को, ठीक है, हम लोग क्या है ई फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे जेरोक्स मतलब कि स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में, इस तरह की चीज़ों को ऑनलाइन हम इसको सेव करेंगे, ताकि किसी को भी अगर ज़रूरत हो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो आराम से जाकर के दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इस चीज़ को अवेल कर सकता हो। ओके, तो ध्यान रहेगा आपको, पीएम उषा हायर एजुकेशन के लिए है, याद रखना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और दीक्षा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, जहाँ पे ई कंटेंट स्कूल लेवल का हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड, और अब मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस को ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है आपको अपार आईडी इज यूनिक टू ईच स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा है कि आधार आईडी विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अपार आईडी। तो अभी जो आपने पढ़ा उस चीज को अप्लाई करने की थोड़ी कोशिश करिए। क्या आंसर लगता है आपको? पहला सही है, अच्छा ठीक है, दूसरा कोई बात नहीं, आप सोचिए एक बार। देखिए, अगर हम इसको डिस्कस करें तो अभी हमने पढ़ा था अपार आईडी, ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो कि यूनिक रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, आप लोगों ने भी इस चीज़ को गेस कर लिया था। अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो ये भी सही है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही पार्ट है। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अपार आईडी विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आधार आईडी विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अपार आईडी। देखिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था कि अपार आईडी को आधार आईडी से लिंक करेंगे, लेकिन उसके बदले या उसको रिप्लेस करके यूज नहीं करेंगे। क्लैरिटी, मैंने बात बोला था कि आधार आईडी को लिंक करेंगे अपार आईडी से, लेकिन दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपार आईडी को आधार आईडी के बदले यूज कर ले या आधार आईडी को अपार आईडी के बदले यूज कर ले। क्लियर, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओनली 1 and 2 ए। ओके,
आगे देखते हैं फिर हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बेस पे अप्लाइड है। ओके, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023। पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट्स थीम वाज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। ट्राई करें आप एक बार, जो आज बेसिक आपको समझाया गया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला गलत लग रहा है, सही है, आप लोग ध्यान तब फिर अच्छा दे। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। देखो ये गलत हो गया, मैंने बताया था कि ये किसके किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को, मैंने आपको बताया कि ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट चिल्ड्रंस फंड वाला गलत हो गया है। अगर हम दूसरा स्टेटमेंट का बात करें, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट्स थीम वाज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। हम बताएं कि टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग, किस तरह उपयोग किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम एजुकेशन को कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, 2 ओनली, केवल 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे को देखो, ये आपके लिए आज का एक बोनस क्वेश्चन दे दिया मैंने। ठीक है, आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024 टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमिटी इज होम मिनिस्टर। एक बार इसको ट्राई करें। पहला सही है, और पहला आप लोग को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होगा, इस बार तो न्यूज़ में काफ़ी था। देखो अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। पहला स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2024 टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स हैज बीन, सही बात है, इस बार 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1954 से इस चीज़ को स्टार्ट किया गया पद्मा अवार्ड्स को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमिटी इज होम मिनिस्टर। नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा मामला, होम मिनिस्टर नहीं, पद्मा अवार्ड्स की जो चेयरमैन होते हैं, जो कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इसमें गलती मत करिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमेटी, जो कि रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट देती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली 1 एंड 2। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, कमेटी को हेड करता है। अगर आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप मेरा पद्मा अवार्ड्स पे जो मैंने लेक्चर बनाया है यूट्यूब पे, आप उसको जरूर देख करके जा करें। इसमें आपको भारत रत्न के लिए भी उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, भारत रत्न से रिलेटेड इस बार जो भी चीज़ें हैं 5 लोगों को दी गई हैं, जो इस बार सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सबसे ज़्यादा 5 लोगों को किसी साल एक बार में भारत रत्न दिया गया है। आप मेरा भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स वाला यूट्यूब लेक्चर जरूर देखें, जिससे आपको ये क्वेश्चन और फिर आसान लगेगा। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। और आपको अगर कुछ ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। ठीक है, जहाँ से आप आराम से हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा, कुछ इस तरह से शॉर्ट क्लिप्स नॉलेज आपके पास बार बार आते रहेंगी, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से लाइक करें और डेस्टिनेशन आईएएस इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।